अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हाज़िर हूँ एक नए नॉवेल के साथ। ये नॉवेल जिन के आशिकी के ऊपर बेस्ड है। नॉवेल का नाम है खाली घर, जिसको लिखे हैं अनवार अली की। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहली एपिसोड। पर उससे पहले आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नॉवेल कैसी लगी अपनी राय ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरुआत कुछ यूँ है। दिसंबर की ठिठुरती रात थी। चांदनी फैली हुई थी। गहरी कहर ने 14वीं के चांद को अपनी आगोश में ले रखा था। दूर तक पुरहैबत सन्नाटा तारी था। जंगल भी जैसे सो गया था। बस्ती के घरों में अंधेरा छाया हुआ था। जलते चिराग टिमटिमा कर बुझ गए थे। लालटेन धुंधला गई थी। लोग लिहाफों में घुसे दिन की ना आशुदा ज़िंदगी को आशूदगी बखस रहे थे। वो पुरखैफ ख्वाब देखने में मशगूल थे। कोई 12 का अमल था। बस्ती के बाहर जंगल में, जहाँ से रेल की पटरी गुजरती थी, एक नाले के पुल पर काला बिल्ला बैठा था। इस ठिठुरती रात में ये वाहिद जानवर था जो जाग रहा था। न सिर्फ जाग रहा था बल्कि अगले पाँव फैलाए इस तरह इत्मीनान से बैठा था जैसे दिसंबर की रात न हो, मार्च की कोई रात हो। खुशगवार और ठंडी हवा चल रही हो, चांद पूरे शबाब पर हो और दूर तक पुरखैफ चांदनी बरस रही हो। उस काले बिल्ले को कतई सर्दी नहीं लग रही थी, जबकि जंगल के दूसरे जानवर अपने अपने ठिकानों में सिकुड़े सिमटे सो रहे थे। सब सो रहे थे। पूरी फिजा पर नींद तारी थी। चांद भी कहर में डूबा हुआ ऊँग रहा था। लेकिन वो काला बिल्ला अपने अगले दोनों पाँव बड़े मज़े से चाट रहा था, जैसे उसके पाँव पर शहद लगा हो। उसकी बड़ी बड़ी रोशन आँखें रेल की पटरी पर जमी हुई थी और कान कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। तब कहीं दूर से उसे वो आवाज़ सुनाई दी जिसका वो मुंतज़िर था। वो एक एक्सप्रेस ट्रेन थी। अभी वो दूर थी। उसकी धीमी आहट सुनाई दे रही थी। फिर उसकी आवाज़ बढ़ती गई और अचानक इस पुरहैबत सन्नाटे में चीख गूंजी। ये ट्रेन की सीटी की आवाज़ थी। फिर कहर में डूबा हुआ एक रोशनी का धब्बा सा दिखाई देने लगा। ट्रेन नज़दीक से नज़दीक तर होती जा रही थी। ट्रेन की धड़धड़ाहट और इंजन की पेशानी पर लगी रोशनी दोनों साफ सुनाई और दिखाई दे रही थी। चंद लम्हों में गाड़ी इस छोटी सी पुल पर से गुजरने वाली थी। तब वो काला बिल्ला गुर्रा कर खड़ा हो गया। उसने अपनी नज़रें इंजन पर गाड़ दी। इसी वक्त ट्रेन को ब्रेक लगने शुरू हो गए। ड्राइवर को कई इंसान सफ़ेद चादरों में लपटे हुए नज़र आए थे। वो बराबर पटरी पर सर रखे लेटे हुए थे। वो उसे अचानक ही दिखाई दिए थे। कहर इतनी गहरी थी कि करीब की चीज़ भी धुंधली दिखाई दे रही थी। ड्राइवर को जब ये इंसान पटरी पर लेटे हुए नज़र आए तो गाड़ी उनके सर पर पहुंच चुकी थी। दुनिया की कोई ताकत उन्हें अब ट्रेन के नीचे आने से नहीं बचा सकती थी। फिर भी ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। गाड़ी रुकते रुकते भी इन सफ़ेद लाशों से गुजर गई। गाड़ी की आखिरी बोगी पुल के सामने रुकी। काले बिल्ले ने पुल से छलांग लगाई और गार्ड के कंपार्टमेंट की तरफ मुंह उठाकर देखने लगा। गार्ड अशरफ अहमद, जो ऊँख गया था, गाड़ी के रुकते ही चौंक गया। उसने खिड़की को उठाकर देखा। दूर तक किसी स्टेशन के आसार न थे। उसके हिसाब से अभी स्टेशन आने में 1 घंटा और बाकी था। फिर ये गाड़ी कहाँ रुक गई? अशरफ अहमद ने जल्दी से अपनी टोपी सर पर रखी, लाइट उठाकर दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर उसने बाहर झांका।
चांदनी रात के बावजूद उसे कहर के अलावा कुछ नज़र न आया। वो अपने डब्बे से नीचे उतरा ताकि ड्राइवर के पास जाकर सूरत हाल मालूम करे। अभी उसने आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखा ही था कि उसके कानों में मियाऊं की आवाज़ आई। अशरफ अहमद को बड़ी हैरत हुई कि इस ठिठुरती रात में ये बिल्ली कहाँ से आ गई। ये वक्त ज़्यादा सोचने का न था। उसने लाइट का रुख काले बिल्ले की तरफ किया और उस पर सरसरी निगाह डालता हुआ आगे बढ़ गया। इस वक्त उसके सर पर एक फ़िक्र सवार थी कि गाड़ी आखिर रुक क्यों गई। गार्ड के आगे जाने के बाद काले बिल्ले ने एक छलांग लगाई और गार्ड के डब्बे में दाखिल हो गया। अशरफ अहमद बड़े दिल गुर्दे का आदमी था, लेकिन उसे आगे जाते हुए अचानक खौफ सा महसूस हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनाहट फैल गई। चंद कदम आगे बढ़ाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उस जगह लाइट डाली जहां बिल्ली दिखाई दी थी, मगर अब वहां कुछ न था। फिर वो अपने खौफ को झटक कर तेज़ तेज़ इंजन की तरफ बढ़ने लगा। अभी अशरफ अहमद दूर न गया था कि उसे सामने से कोई टॉर्च लिए भागता हुआ नज़र आया। वो इंजन ड्राइवर सादिक हुसैन था। वो टॉर्च की रोशनी ट्रेन के नीचे डालता हुआ तेज़ी से भागा आ रहा था। गार्ड अशरफ अहमद को देखकर रुक गया। क्या हुआ? अशरफ अहमद ने सादिक हुसैन को पहचान कर पूछा। क्या किसी ने जंजीर खींची है? नहीं सर, गाड़ी मैंने खुद रोकी है, सादिक हुसैन ने हाँफते और कांपते हुए कहा। क्यों, खैर तो है? अशरफ अहमद की पेशानी पर बल पड़ गए। खैर नहीं है सर, मुझे यकीन है वो सब मर गए होंगे। सादिक हुसैन बहुत परेशान था। कौन मर गए होंगे, ये तुम क्या कह रहे हो? अशरफ अहमद ने घबरा कर पूछा। मेरे साथ आइए, आगे चल कर देखते हैं, सादिक हुसैन अशरफ अहमद के डब्बे की सिमत बढ़ते हुए बोला। पर हुआ क्या, कुछ बताओ तो सही, अशरफ अहमद ने पूछा। सर खुदा की कसम, मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा। वो लोग मुझे अचानक नज़र आए थे और जब नज़र आए इस वक्त गाड़ी उनके सरों पर पहुंच चुकी थी। सादिक हुसैन अपनी धुन में बोले जा रहा था। कौन थे वो लोग? इस ठिठुरती रात में ऐसे जंगल में वो क्या कर रहे थे? अशरफ अहमद उसके साथ साथ गाड़ी के नीचे पटरियों पर रोशनी डालता तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। वो कई थे और सफ़ेद चादरों में लिपटे हुए, सर पटरी पर रखे लेटे थे। बस मैंने इतना ही देखा था, सादिक हुसैन ने बताया। अब अशरफ अहमद का डब्बा आ चुका था। अब तक उन्हें कुछ नज़र न आया था। सादिक, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अशरफ अहमद ने पटरियों पर दूर तक नज़र डालते हुए कहा। सर थोड़ा सा आगे बढ़कर और देख लें, सादिक हुसैन ने कहा। तब आगे बढ़कर अशरफ अहमद ने सादिक हुसैन का हाथ पकड़ लिया और बोला, यार खुदा का कुछ खौफ खाओ। इस सर्दी में कौन पटरी पर सर रख कर लेटेगा, और वो भी सफ़ेद चादरों में? अगर किसी को खुदकुशी करना ही थी तो उसे ट्रेन की ज़रूरत न थी। इस जंगल में बंदा लेटे लेटे ही अल्लाह को प्यारा हो सकता है। सर मैं सच कहता हूँ, मैंने इन आँखों से 4-5 आदमियों को पटरी पर सर रखे लेटे हुए देखा था, तभी तो मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाए थे, सादिक हुसैन ने बड़े यकीन से कहा। अच्छा, अब जो हिमाकत होना थी वो हो गई, गाड़ी चलाओ और ये 10 मिनट तुमने जो बर्बाद किए हैं उसे बराबर करो। गाड़ी स्टेशन पर राइट टाइम पर पहुंचना चाहिए। ये कहकर अशरफ अहमद डब्बे में चढ़ गया। सादिक हुसैन नादम हुआ, इंजन की तरफ बढ़ा। उसे अपनी नज़रों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या देखा था। यहाँ से वहाँ तक उसे कोई ऐसी चीज़ नज़र न आई थी जो इंसानों का रूप धार लेती। बहरहाल वो फरेब नज़र का शिकार हुआ था। ये बात उसकी समझ में अच्छी तरह आ गई थी। गाड़ी रुकने के बाद जब स्टेशन आने के कोई आसार पैदा न हुए तो कई मुसाफिरों ने ठंडी हवा की परवाह किए बगैर खिड़कियां उठाईं। बाहर उन्हें पुरहैबत सन्नाटे और धुंध के सिवा कुछ नज़र न आया।
وہ حیران رہ گئے کہ جنگل میں آخر گاڑی کس لیے رکی۔ کسی نے کہا، یار کہیں ڈاکو نہ آ گئے ہوں۔ کوئی بولا، کیا پتہ کسی نے زنجیر ہی کھینچی ہو۔ ایک مسافر نے جو کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا، اس نے ڈرائیور صادق حسین کو ٹارچ لیے گزرتے دیکھا تو سمجھا گارڈ ہے۔ وہ اس سے مخاطب ہوا، گارڈ صاحب کیا ہوا؟ بھائی ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر گاڑی کیوں رکی ہوئی ہے؟ میں اسے ابھی چلاتا ہوں جا کر، آپ فوراً کھڑکی بند کر لیں۔ صادق حسین یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ صادق حسین کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ مسافر خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً کھڑکی بند کر لی۔ چند منٹوں کے بعد گاڑی نے حرکت کی اور پھر اس نے بہت جلد رفتار پکڑ لی۔ صادق حسین نے ٹرین کی سپیڈ بڑھا کر اگلے اسٹیشن کو رائٹ ٹائم پر پہنچا دیا۔ گاڑی کے پلیٹ فارم پر رکتے ہی گارڈ اشرف احمد اپنے ڈبے سے باہر آیا۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ اشرف احمد کے دانت بج رہے تھے۔ اس اسٹیشن پر گاڑی 10 منٹ ٹھہرتی تھی۔ اس نے سوچا چل کر چائے کے اسٹال پر چائے پی لی جائے۔ گارڈ کے اترنے کے بعد وہ کالا بلّا بھی ڈبے سے باہر آیا۔ گارڈ کا ڈبہ پلیٹ فارم سے پیچھے تھا۔ کالے بلے نے ڈبے سے زمین پر چھلانگ لگائی۔ چھلانگ لگاتے ہی جیسے وہ فضا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ زمین پر نہیں گرا، ہاں البتہ ایک لہیم شہیم شخص کمبل اوڑھے پلیٹ فارم کی طرف چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس اسٹیشن پر چند مسافر بھی ڈبے سے باہر آئے۔ یہ زیادہ تر چائے کی فکر میں ہی اترے تھے۔ ایک دو مونگ پھلی کے ٹھیلے کی طرف بھی بڑھے۔ اس لہیم شہیم شخص نے پلیٹ فارم پر آ کر گاڑی کے ڈبے پر نظر ڈالی۔ اس ڈبے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پورے اطمینان سے ڈبے میں داخل ہو گیا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے کمبل اس طرح اوڑھا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا تھا، بس ناک اور منہ کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی چال ڈھال اور لباس سے کوئی مزدور دکھائی دے رہا تھا۔ کسی مسافر نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ دراز قد لمبا چوڑا آدمی جس ڈبے میں چڑھا تھا، اس سے اٹیچ بوگی میں ایک بارات جا رہی تھی۔ بوگی ریزرو تھی۔ اس میں باراتیوں کے علاوہ کوئی مسافر نہ تھا۔ راستے میں بہت سے مسافروں نے بوگی خالی دیکھ کر اس پہ چڑھنے کی کوشش کی تھی تو انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا تھا۔ اب بھی بڑے اسٹیشن سے کچھ مسافر ادھر آنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ان لوگوں نے بوگی کے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے۔ کوئی کتنا ہی دروازہ پیٹتا یہ نہ کھولتے۔ بوگی میں خوب ہنگامہ ہو رہا تھا۔ باراتی اپنی اپنی پسند کی ٹولی بنائے بیٹھے تھے۔ لڑکے تاش کھیلنے میں مشغول تھے، لڑکیاں گانوں میں مصروف تھیں۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ پوری رات کوئی نہیں سوئے گا۔ یوں ٹرین میں ویسے بھی نیند کہاں آتی ہے، لیکن کچھ نیند کے رسیا ایسے بھی تھے جنہیں سولی پر بھی نیند آ جاتی تھی۔ جب ایسے لوگ سونے کی کوشش کرتے تو انہیں فوراً اٹھا دیا جاتا، ان کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا جاتا یا لڑکیوں سے ڈھولک لے کر ان کے کان پر بجائی جاتی تو وہ بیچارے کھسیا کر اٹھ جاتے اور کہتے، میں تھوڑا ہی تو سو رہا تھا، بس ایسے ہی لیٹا تھا تھوڑا۔ لڑکوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ پوری بوگی میں گھوم پھر کر دیکھے اور اسے جہاں بھی کوئی سوتا ہوا نظر آئے فوراً تھانے میں آ کر اطلاع دے۔ اس بارات کے معمر لوگ یعنی دولہا کے ابا، تایا، چچا اور ماموں وغیرہ یا ان لوگوں کے ہم عمر دوست بوگی کے ایک کونے میں اپنی محفل جمائے بیٹھے تھے۔ قصے کہانیاں چل رہی تھیں، آپ بیتی اور جگ بیتیاں سنائی جا رہی تھیں۔ پھر طے ہوا کہ ہر شخص اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائے۔ پھر بات ہوتے ہوتے جنات پر ٹھہری۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ نہیں 2 واقعات سناؤں گا، فرقان ماموں نے اپنے گرد اچھی طرح کمبل لپیٹتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں واقعات سچے ہیں، میں بذات خود ان کا عینی شاہد ہوں۔ ماموں،
क्या आपने जिन देखे हैं? दूल्हा अकबर ने पूछा। अकबर को किस्से कहानियों से बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए जब उसे मालूम हुआ कि बड़ों की महफिल में किस्से कहानियाँ चल रही हैं और किस्से भी जिन्नात के, तो वो फ़ौरन छोटों की महफिल छोड़कर इधर आ गया। हाँ अकबर, न सिर्फ मैंने जिन देखे हैं बल्कि मैंने उनकी आवाज़ भी सुनी है। फुरकान मामू गोया हुए। ये अलीगढ़ की बात है और इन दिनों का ज़िक्र है जब मेरी उम्र 14-15 साल होगी। हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग सूफ़ी अमजद हुसैन फजर के वक्त गली के लोगों को नमाज के लिए बेदार करने आया करते थे। उनका तरीक़ाकार ये था कि वो जिस घर के सामने पहुँचते पहले उस घर के दरवाजे पर डंडे बरसाते, फिर उस घर का मकीन का नाम लेकर पुकारते, अरे ख्वाजा साहब उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। और जब तक अंदर से आवाज़ न आ जाती कि अच्छा सूफ़ी साहब उठ गया, इस वक्त तक वो आगे न बढ़ते। सूफ़ी अमजद को मालूम था कि इस मोहल्ले के कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं। जो नमाज़ पढ़ने के आदी न थे, बखस्ते वो उन्हें भी न थे। उनका दरवाज़ा भी इस वक्त तक पीटे जाते जब तक जवाब न मिल जाता। नींद तो उनकी ख़राब होती थी, लेकिन वो सूफ़ी साहब का बिगाड़ भी कुछ नहीं सकते थे, बस लिहाब में तिलमिला कर रह जाते। सूफ़ी अमजद को सबसे ज़्यादा डॉक्टर तारिक को उठाने में दिक्कत पेश आती थी। डॉक्टर तारिक भी मज़े की चीज़ थे। पता नहीं उन्हें क्या बीमारी थी कि वो बैठे बैठे सो जाते थे। मरीज़ की नफ्स पर उनका हाथ है। मरीज बड़ी शद्दोमत से अपना हाल बयान कर रहा है और डॉक्टर तारिक की गर्दन झुकती चली जा रही है। मरीज़ समझ रहा है कि वो नफ्स पर हाथ रखे बड़ी तवज्जो से उनका हाल सुन रहे हैं, लेकिन वो हाल से बेखबर किसी और दुनिया में पहुँचे हुए होते। मरीज चौंकता इस वक्त था जब डॉक्टर साहब की गिरफ्त नफ्स पर ढीली पड़ जाती और उनका हाथ बेजान होकर नीचे ढलक जाता और डॉक्टर साहब के खर्राटे सुनाई देने लगते। मरीज बेचारा उन्हें हिलाता। डॉक्टर साहब चौंक कर उठते और उससे पूछते, अच्छा ये बताओ खांसी तो नहीं? बेचारा मरीज फिर से शुरू हो जाता। इन डॉक्टर साहब के खर्राटे बड़े मशहूर थे। उनका घर हमारे घर के सामने था। वो खर्राटे इतनी ज़ोर से लेते थे कि हमारे घर तक उनकी आवाज़ आती, बल्कि पूरी गली में उनके खर्राटे गूंजते थे। इन डॉक्टर ताहिर को सूफ़ी अमजद को उठाने में बड़ी दिक्कत पेश आती, क्योंकि दरवाज़ा पीटे जाने की आवाज़ और ख़ुद उनकी आवाज़ डॉक्टर तारिक के खर्राटों में दब जाती। सूफ़ी अमजद बेचारे उठा उठा कर तंग आ जाते। तब कहीं जाकर डॉक्टर तारिक की मरेल सी आवाज़ आती, अच्छा सूफ़ी साहब शुक्रिया। उनकी आवाज़ सुनकर सूफ़ी साहब कहते, देखो दोबारा सो जाना। ये कहकर आगे बढ़ जाते। क्या वो उठकर दोबारा सो जाते थे? अकबर ने पूछा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता था, फुरकान मामू ने जवाब दिया। सूफ़ी साहब जब लोगों को उठाकर वापस आते तो डॉक्टर तारिक का दरवाज़ा एक मर्तबा और बजाकर गुजर जाते। सूफ़ी साहब के अलावा यंग पार्टी और नमाजियों को उठाने आती थी। ये लोग सूफ़ी साहब से बहुत पहले आते थे। इस वक्त गहरा अंधेरा छाया हुआ होता था। ये लोग ढोलक की थाप पर कुछ गाते हुए गुजर जाते। वो क्या गाते थे ये समझ ना आता। आवाज़ों से महसूस होता कि 3-4 आदमी हैं। ये लोग गाते बजाते तेज़ी से गली से गुजर जाते। ये कौन लोग थे किसी को न मालूम था। मोहल्ले के सब लोग उन्हें फ़कीर ही समझते थे। मैं इन दिनों 8वीं या 9वीं में पढ़ता हूँगा। मेरे हम उम्र लड़कों ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि हमें भी मोहल्ले के लोगों को उठाने के लिए कुछ करना चाहिए। ढोलक किसी से मिलना तो मुश्किल था, लिहाजा ये प्रोग्राम बना कि टीन के कनस्तर से ढोलक का काम लिया जाए और कोई कव्वाली गाते हुए गलियों से गुजर जाए। खैर, सुबह को जब मेरी ढोलक और गाने की आवाज़ से आँख खुली तो मैं खामोशी से ऊपर से उतर आया
और दरवाजे की कुंडी खोलकर चुपचाप इन लोगों के करीब आने का इंतज़ार करने लगा। मैंने घर का दरवाज़ा न खोला था, दरवाजे के पीछे छुपा खड़ा था। मेरा प्रोग्राम ये था कि मेरे दोस्त जैसे ही करीब आएंगे मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर शोर मचाता उनके सामने आ जाऊंगा। मैं उन्हें वहशत ज़दा करना चाहता था। वो लोग गाते बजाते जैसे ही मेरे घर के सामने आए, मैंने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और चीख मार कर उन लोगों के ऊपर कूद गया। उन लोगों के ऊपर कूदते ही गाने बजाने की आवाज़ बंद हो गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे टेप को हाई स्पीड पर चला दिया गया हो। बस ची चूँ चाँ की ही आवाज़ सुनाई दी। मेरे दोस्त बड़े शरारती थे। मैंने सोचा कि ये खुद डरने के बजाय मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। गली में गहरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उन्हें पकड़ने के लिए ऐसे ही इधर उधर हाथ चलाए तो मेरे कानों में एक अजनबी आवाज़ पड़ी, हम वो नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त पीछे आ रहे हैं। इस आवाज़ को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूँ। मेरे दोस्त अभी नहीं आए थे। मैं इन फ़कीरों की टोली को अपना दोस्त समझकर उन्हें डरा दिया था। मैं गली की इस सिमत बढ़ा जिधर से इन लोगों ने आना था। चंद मिनटों के बाद मैंने गली के अगले सिरे पर फिर गाने बजाने की आवाज़ें सुनी। इस वक्त मेरे दिल में ख़याल आया कि ये फ़कीरों की टोली नहीं थी, मेरे अपने ही दोस्त थे। मुझे जल दे गए थे। मुझे उनकी इस शरारत पर बड़ा गुस्सा आया। मैं फ़ौरन वापस आया और फिर दौड़ता हुआ उनके नज़दीक पहुंचा। मेरे करीब पहुंचते ही वो फिर एकदम खामोश हो गए। मैंने गुस्से से कहा, मुझे परेशान मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अच्छा, तुम मानोगे नहीं तो आ जाओ फिर हमारे साथ। गाने बजाने की फिर आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ ज़रा फासले से आ रही थी। मैं फिर उनके पीछे भागा। अब मुझे ताव आ गया था कि इस मर्तबा नहीं छोड़ूंगा, उनमें से किसी एक को काबू कर लूँगा। मैं जैसे ही नज़दीक पहुँचा, गाना बजाना फिर बंद हो गया और आवाज़ आई, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पकड़कर उठाओ। फिर मुझे बाजुओं से दो लड़कों ने पकड़ लिया और तेज़ी से मुझे भगा कर ले चले कि मुझे ये एहसास हुआ जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मेरे घर से काफ़ी आगे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे छोड़कर कहीं गायब हो गए हैं। अब दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मस्जिद पहुंच गए होंगे। मस्जिद नज़दीक ही थी। मैं दौड़ता हुआ मस्जिद में पहुंचा। मस्जिद के दरवाजे में बल्ब जल रहा था। मैं दरवाजे में खड़ा होकर मस्जिद के अंदर देखा। वो बहुत छोटी सी मस्जिद थी। उसमें मुश्किल से 40-50 नमाजियों की गुंजाइश होगी। मस्जिद खाली पड़ी थी। मैं वापस होने लगा तो मैंने मस्जिद के पेश इमाम मौलवी मुख्तार को दरवाजे की तरफ आते देखा। मैं फ़ौरन रुक गया। मैंने सोचा कि मौलवी मुख्तार से पूछ लूं कि यहाँ मेरे दोस्त तो नहीं आए। मौलवी साहब नज़दीक आए तो मैंने देखा कि वो कुछ गुस्से में हैं। मेरे कुछ सवाल करने से पहले ही बोले, जाओ घर, अभी हमारी नमाज हो रही है। उनके गुस्से से डरकर मैं वहाँ से भाग आया और सीधा अपने घर आकर सो गया। सुबह जब स्कूल जाने के लिए केसर मेरे घर आया तो मैंने दरवाजे से निकलते ही उससे शिकायत की, यार तुम लोग अजीब हो, मुझे छोड़कर तुम लोग कहाँ चले गए थे? मुझे अगर साथ नहीं ले जाना था तो मुझसे साथ चलने के लिए क्यों कहा था? कैसर मेरी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, फुरकान, हम लोग सुबह आए ही कब? मैं हमीद के घर गया, वो उठा ही नहीं। आवाज़ें दे दे कर थक गया। उसके बाद राशिद के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात को बुखार हो गया था।
बस फिर मैं क्या करता, बोर हो गया, तुम्हारे घर भी ना आया, मैं जाकर खामोशी से सो गया। केसर, झूठ मत बोलो। ये कहकर मैंने तफसील से पूरा वाक़या सुनाया और आखिर में कहा, मैंने लोगों को मस्जिद तक जाकर तलाश किया। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो राशिद के घर चलो, वहाँ तुम्हें मालूम हो जाएगा। केसर ठीक कह रहा था, उसने झूठ नहीं बोला था। इस बात की तस्दीक राशिद और हमीद से मिलकर हो गई। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि वो लोग कौन थे जिनसे फजर के वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। स्कूल से आकर मैंने खाना वाना खाया और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने चला गया। मस्जिद पहुंचा तो वहाँ इमामती मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग ने की। नमाज से फारिग होकर मैंने एक नमाजी से मौलवी मुख्तार के बारे में पूछा। मौलवी साहब कहाँ हैं? उस नमाजी ने बताया, मौलवी मुख्तार तो बीमार हैं। बीमार हैं? मैंने हैरत से कहा, सुबह तो मैंने उन्हें मस्जिद में देखा था। सुबह तुमने कैसे मस्जिद में देख लिया, जबकि वो सुबह मस्जिद आए ही नहीं? सुबह चौधरी साहब ने नमाज़ पढ़ाई थी। अब मैं बड़ा चकराया। मौलवी मुख्तार अगर मस्जिद आए नहीं तो सुबह मैंने किसको देखा था? उन्होंने बड़े गुस्से से कहा, जाओ घर, अभी हमारी नमाज हो रही है। तो वो नमाज किसकी हो रही थी? फुरकान मामू जब ये वाक़या सुनाकर खामोश हुए तो सबके चेहरे पर ये सवाल था कि वो नमाज किसकी हो रही थी। वो अगर लड़के नहीं थे तो फिर कौन थे? फुरकान मामू, वो कौन थे? अकबर ने पूछा। वो जिन थे। फुरकान मामू ने अपने गिर्द कंबल को अच्छी तरह लपेटते हुए कहा। उसका मतलब है मस्जिद में मौलवी मुख्तार की सूरत में जो शख्स आपके सामने आया वो भी जिन था? बेशक, क्योंकि मौलवी मुख्तार इस सुबह बीमार थे, वो घर से नमाज़ पढ़ाने निकले ही नहीं। फुरकान मामू ने कहा। क्या जिन भी नमाज़ पढ़ते हैं? अकबर ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, इंसानों की तरह जिन भी मुसलमान होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। मामू, आपने बताया कि जब आप दरवाज़ा खोलकर अचानक बाहर आए तो आपने चूं चां की आवाज़ें सुनी, वो क्या थीं? अकबर ने सवाल किया। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख़याल है वो जिनों की ज़ुबान थी। उनके बोलने का अंदाज बिल्कुल इसी तरह का था जैसे टेप को कोई हाई स्पीड में चला दिया जाए तो आवाज़ समझ में नहीं आती, बस चूं चां की ही आवाज़ें सुनाई देती हैं। फुरकान मामू ने कहा। अच्छा मामू, अब दूसरा वाक़या सुनाएं। अकबर पुरसूक लहजे में बोला। अच्छा मामू, अब दूसरा वाक़या सुनाएं। अकबर पुरसूक लहजे में बोला। दूसरा वाक़या यूनिवर्सिटी के ज़माने का है। फुरकान मामू ने कहना शुरू किया। इस वक्त हम नए नए यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे। हमारे घर से यूनिवर्सिटी कोई 1 मील के फासले पर होगी। हम इस वक्त पैदल आया जाया करते थे। साइकिल हमारे पास 1-2 साल के बाद आई थी। यूनिवर्सिटी से वापसी पर हमारी 4-5 लड़कों की टोली होती थी। हम रास्ते भर शरारतें करते आते। अलीगढ़ में नई बस्ती के नाम से एक मोहल्ला है, उसके पास एक मस्जिद थी। इस मस्जिद में एक तहखाना था। हम जब भी वहाँ से गुज़रते तो मेरी ख्वाहिश होती कि इस तहखाने के अंदर जाकर देखूं। एक दिन हम एक गिरगिट का पीछा करते मस्जिद के करीब पहुँच गए। गिरगिट तहखाने के रोशनदान में गायब हो गया। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तहखाने के अंदर जाऊं या न जाऊं कि मुझे तहखाने की सीढ़ियों से बाहर आता सरवर नज़र आया। उसने मुझे इशारे से बुलाकर कहा, आओ फुरकान, अंदर चलकर तहखाना देखोगे? हाँ, क्यों नहीं। ये कहकर मैं सरवर के पीछे चला। जो अब वापस होकर सीढ़ियाँ उतर रहा था। दोपहर का वक्त था। तहखाने की इब्तिदाई सीढ़ियों पर रोशनी थी। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा।
जूं जूं मैं आगे बढ़ता गया, रोशनी गायब होती गई। सरवर इतनी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरा था, मैं चाहता था कि उसे पकड़ लूं ताकि तय खाने में मुझे डर न लगे। मैंने तय खाने की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि मैंने अंदर कुछ हेवले से देखे। ये हेवले मेहराबों के दरमियान बैठे थे। जब मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था तो मेरे कानों में आवाज़ें आ रही थीं। अरे, ये कौन आ रहा है? ये तो इंसान का बच्चा मालूम होता है। उसे कौन लाया यहाँ? ये कोई नाम लिया गया जो अब मुझे याद नहीं कि शरारत मालूम होती है। सरवर का दूर तक पता न था। तहखाने में अंधेरा था, बस अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। अरे भागो यहाँ से, तुम्हारे साथी चले गए। फिर किसी ने कहा। ये आवाज़ सरवर की हरगिज़ न थी। अब अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई गड़बड़ है। मुझे बेहद डर लगा। मैं उल्टे पांव सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। बाहर आकर देखा तो मेरे सारे साथी गायब थे। मैंने दौड़ लगाई लेकिन मुझे रास्ते में कोई न मिला। यहाँ तक कि मेरा घर आ गया और मैं घर में दाखिल हो गया। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी पहुंचकर मैंने अपने साथियों से शिकायत की कि तुम लोग मुझे छोड़कर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए थे। मेरी शिकायत सुनकर उन्होंने उल्टा मुझे डांटा और पूछा कि हम तो कितनी देर तक तुम्हारा इंतज़ार करते रहे, तुम खुद ही गायब हो गए थे। मैंने सरवर से कहा, सरवर, मैं कहाँ गायब हुआ था? तुम तो मेरे साथ थे ना, तुम ही तो मुझे तहखाने में ले गए थे। सरवर ने मेरी शक्ल देखी और हंसकर बोला, वाह भाई, मैं कब तुम्हें तहखाने में ले गया था? क्या बेपर की बातें उड़ा रहे हो सरवर? क्या तुम वो नहीं थे? तुम वो नहीं थे तो फिर वो कौन था जो मुझे तहखाने में ले गया था? कौन भाई, किसकी बात कर रहे हो? सरवर ने पूछा। जवाब में मैंने अपने दोस्तों को सारी रवादात सुना दी। मेरी बात सुनकर सब परेशान हो गए और हम सब ने तय कर लिया कि आइंदा इस मस्जिद के अहाते में नहीं जाएंगे। उस तहखाने में दरअसल जिन रहते थे। हम लोग रोज़ाना मस्जिद के करीब से गुजरते थे और कभी कभी मस्जिद के अंदर भी चले जाते थे। मैं जब अंदर जाता तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि तहखाने को अंदर से देखो। उस दिन भी जब हम गिरगिट के ताक़ीब में मस्जिद के अंदर चले गए थे तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश मौजूद थी। बस इसी वक्त किसी जिन के बच्चे ने सरवर की शक्ल अख्तियार कर ली और वो शरारती बच्चा मुझे अंदर ले गया। मामू फुरकान ने अपना किस्सा ख़त्म किया तो चंद लम्हों के लिए खामोशी छाई रही। बस गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही थी या लोगों के दिल धड़क रहे थे। कहते हैं कि जब भी किसी महफिल में जिन्नात का जिक्र होता है तो वहाँ आसपास ही कोई जिन ज़रूर मौजूद होता है। हो सकता है ये बात सही न हो, महज लोगों का ख्याल हो, लेकिन इस वक्त ये बात बिल्कुल सही थी। इस बोगी में जिन्नात का जिक्र हो रहा था तो बराबर की बोगी में एक जिन मौजूद था। वो लंबा चौड़ा आदमी कंबल ओढ़े बड़ी खामोशी से गाड़ी के फर्श पर बैठा था। इस बोगी में टिकट कलेक्टर लोगों के टिकट चेक कर रहा था। टिकट चेक करते करते वो इस लंबे चौड़े आदमी के नज़दीक आया और बोला, अपना टिकट दिखाओ। उस लंबे चौड़े आदमी ने जैसे सुना ही नहीं, खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा। तब कलेक्टर ने उसके कंबल का कोना पकड़कर हिलाया और कहा, भाई टिकट दिखाओ। अब उस लंबे चौड़े आदमी ने अपना सर उठाया और खाली खाली नज़रों से टिकट कलेक्टर को देखा। ज़ुबान फिर भी ना हिलाई। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी से टिकट दिखाओ। टिकट कलेक्टर ने ज़रा सख्त लहजा अख्तियार किया। टिकट? उस लंबे चौड़े आदमी ने बड़ी मासूमियत से पूछा। हाँ भाई, टिकट। क्या तुमने कभी टिकट नहीं देखा? ना जी, मुझे तो नहीं मालूम कि टिकट क्या होता है, मैंने कभी नहीं देखा। ज़रा दिखाएं तो कैसा होता है टिकट? उसके लहजे में बड़ी मासूमियत थी। टिकट कलेक्टर को ये सुनकर गुस्सा भी आया, हंसी भी आई कि किस देहाती से पाला पड़ गया। उसने बराबर बैठे एक मुसाफिर से कहा, जिसका टिकट वो अभी चेक कर चुका था,
ذرا اپنا ٹکٹ انہیں دکھانا۔ اب وہ تفریح کے موڈ میں آ گیا تھا۔ اچھا جی۔ اس مسافر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن ٹکٹ نہ تھا۔ پھر اس مسافر نے اپنی ساری جیبیں ٹٹول لیں لیکن ٹکٹ نہ ملا۔ پتہ نہیں جی کدھر گیا، ابھی تو میں نے جیب میں ہی رکھا تھا، مسافر بولا۔ اس مسافر سے مایوس ہو کر ٹکٹ کلیکٹر نے ایک اور مسافر سے کہا، آپ اپنا ٹکٹ ذرا دکھائیں۔ اس مسافر نے بھی اپنی جیبیں ٹٹولیں لیکن ٹکٹ اسے بھی نہ ملا۔ اس طرح ایک ایک کر کے ٹکٹ کلیکٹر نے سب مسافروں سے پوچھ ڈالا لیکن کسی کی بھی جیب سے ٹکٹ نہ نکلا۔ وہ جس سے بھی ٹکٹ کے لیے کہتا وہ مسافر بس اپنی جیبیں ٹٹول کر رہ جاتا۔ پھر ٹکٹ کلیکٹر کو خیال آیا کہ اس کی جیب میں بھی کچھ ٹکٹ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر ایک ایک کر کے سب جیبیں دیکھ ڈالیں لیکن ٹکٹ نہ ملنے تھے اور نہ ملے۔ ٹکٹ کلیکٹر کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ ایسی صورتحال کبھی پیدا نہ ہوئی تھی کہ پوری بوگی میں ایک مسافر کے پاس بھی ٹکٹ نہ تھا، جبکہ کچھ دیر پہلے سب نے اپنے اپنے ٹکٹ دکھائے تھے۔ کیا ہوا جی، آپ نے مجھے ٹکٹ دکھایا نہیں؟ اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ کسی چھپکلی کی طرح بالکل زرد تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے فوراً اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ اس کا چہرہ دیکھ کر جانے کیوں اسے خوف سا محسوس ہوا۔ ٹھہرو، میں دوسری بوگی سے ٹکٹ لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کر ٹکٹ کلیکٹر دوسری بوگی میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لمبا چوڑا آدمی بھی اٹھا اور مسافروں نے اسے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ 5 منٹ بعد وہ ٹکٹ کلیکٹر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کئی ٹکٹ تھے لیکن اس لمبے چوڑے آدمی کی جگہ خالی تھی۔ کدھر گیا یہ؟ ٹکٹ کلیکٹر نے اس کے قریب بیٹھے ہوئے مسافر سے پوچھا۔ وہ جی دروازے کی طرف گیا تھا، اس نے بتایا۔ ٹکٹ کلیکٹر دروازے کی طرف آیا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ گاڑی برق رفتاری سے چل رہی تھی، چلتی گاڑی سے اترنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے برابر کی بوگی بھی چھان ماری مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر ٹکٹ کلیکٹر واپس آیا۔ اب وہ اس بوگی میں آیا جس میں بارات سفر کر رہی تھی۔ یہ بوگی اس بوگی سے اٹیچ تھی جس میں وہ لمبا چوڑا آدمی بیٹھا تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے سوچا ہو سکتا ہے وہ پیچھے والی بوگی میں نہ گیا ہو، آگے والی بوگی میں گیا ہو۔ جب وہ اس بارات والی بوگی میں آیا تو ماموں فرقان اپنا قصہ ختم کر چکے تھے اور سب دم بخود بیٹھے تھے۔ ٹکٹ کلیکٹر نے اس لمبے چوڑے آدمی کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھا۔ نہیں جناب، ادھر کوئی ایسا آدمی نہیں آیا، ماموں فرقان نے ٹکٹ کلیکٹر کو بتایا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ اتنی سی دیر میں کہاں غائب ہو گیا؟ کیوں، کیا ہوا؟ کوئی خاص مسئلہ ہو گیا؟ بڑا خاص مسئلہ ہے جناب، میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ ٹکٹ کلیکٹر نے پڑھے لکھے آدمی دیکھ کر سوچا کہ ان لوگوں کو وہ تفصیل سے اس آدمی کے بارے میں بتائے۔ ان لوگوں نے ٹکٹ کلیکٹر کو اپنے درمیان جگہ دے دی۔ تب ٹکٹ کلیکٹر نے جو اس پر گزری تھی وہ کہانی سنائی۔ اس کا قصہ سن کر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں کی؟ کچھ دیر کے بعد ماموں فرقان نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اس سے صرف ٹکٹ ہی مانگا تھا۔ جب اس نے کہا کہ کیسا ہوتا ہے ٹکٹ ذرا دکھاؤ تو میں نے اس کے برابر والے مسافر سے ٹکٹ مانگا۔ پھر میں پوری بوگی کے مسافروں سے ٹکٹ مانگتا چلا گیا لیکن کسی کے پاس ٹکٹ نہ ملا، حتیٰ کہ جو ٹکٹ میری جیب میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی غائب ہو گئے تھے۔ پھر آپ ایک دوسری بوگی میں ٹکٹ لینے چلے گئے اور جب وہاں سے ٹکٹ لے کر آئے تو وہ آدمی غائب تھا، فرقان ماموں نے کہا۔ یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، ورنہ مشکل میں پڑ جاتے۔ کیوں ماموں، کیا ہو جاتا؟ اس مرتبہ اکبر بولا۔ جانے کیا ہو جاتا، ماموں فرقان بولے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جی، ٹکٹ کلیکٹر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ وہ کون تھا؟ ماموں فرقان نے سوال کیا۔ نہیں جی،
टिकट कलेक्टर ने कहा। वो जिन था, मामू फुरकान ने बड़े इत्मीनान से कहा। इस इंसाफ पर सारे बारातियों की सिट्टी गुम हो गई। टिकट कलेक्टर के जिस्म में अचानक सर्द सी लहर दौड़ गई। वो कपकपाने लगा। उसके मुंह से बमुश्किल निकला, जिन। फिर ये खबर बड़ी तेजी से गाड़ी में फैल गई कि गाड़ी में जिन आ गया है। गाड़ी में जिन, इस खबर को जो भी सुनता कपकपा कर रह जाता। ये खबर एक मुसाफिर से दूसरे मुसाफिर, फिर बोगी से दूसरे बोगी में, यहाँ तक कि गार्ड तक पहुँच गई। गाड़ी अपनी बर्क रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। सर्दी ने और शिद्दत अख्तियार कर ली थी। इस जर्दरो आदमी को पूरी गाड़ी में तलाश कर लिया गया था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला था। जितने मुसाफिर भी कंबल ओढ़े बैठे या लेटे थे, उन सब के चेहरे अच्छी तरह देख लिए गए थे, लेकिन इस छिपकली जैसी रंगत वाले पुरअसरार आदमी का कोई पता न चला। रेलवे पुलिस का अमला जो इस गाड़ी के साथ चल रहा था, उसने टिकट कलेक्टर के साथ अच्छी तरह एक एक डब्बा, एक एक मुसाफिर चेक कर लिया था, लेकिन वो पुरअसरार बंदा हाथ न आया था। बारात वाली बोगी में खौफ व हरास फैला हुआ था। खातीन गाना भूल गई थी और कंबलों और लिहाफों में घुसी एक दूसरे से चिमटी हुई थी। बोगी के दरवाजे तो बंद थे ही, अब वो दरवाजे भी बंद कर लिए गए थे जो एक बोगी को दूसरे से मिलाते थे। आधे घंटे बाद एक बड़ा स्टेशन आने वाला था। लड़कों ने भी ताश खेलने बंद कर दिए थे और अब बिस्तरों में घुसे बैठे थे। रात के 3 बजे थे। गाड़ी किसी सनसनाती गोली की तरह उड़ी जा रही थी। राशिदा टॉयलेट जाने के लिए बेचैन हो रही थी। राशिदा दुल्हा अकबर की छोटी बहन थी। वो 20-22 साल की एक पुरकशिश लड़की थी। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मेरे साथ टॉयलेट चलें, मैं अकेली नहीं जा सकती, मुझे खौफ आ रहा है। अरे खौफ किस बात का? राशिदा की अम्मी ने उठते हुए कहा, ये मामू फुरकान को तो हर जगह जिन नज़र आते हैं। लोग चांद पर पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी तक जिन भूतों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आओ मेरे साथ। राशिदा की अम्मी टॉयलेट तक उसके साथ गईं। फिर उन्होंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और बोली, जाओ अम्मी आप यहीं खड़ी रहें, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर राशिदा टॉयलेट में दाखिल हो गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद किए एक लम्हा भी न हुआ था कि राशिदा बुरी तरह चीखती हुई टॉयलेट से निकल आई। राशिदा की चीख सुनकर अम्मी भी बदहवास हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर राशिदा को थाम लिया और परेशान होकर बोली, अरे क्या हुआ अम्मी? राशिदा टॉयलेट से कुछ इस तरह चीखती हुई निकली जैसे उसने कोई बहुत खौफनाक चीज़ देख ली हो। उसकी घीघी बंधी हुई थी, बोलना मुहाल था, आवाज़ हलक में फंस रही थी। वो बमुश्किल बोली, अम्मी ओ, अरे क्या अंदर कोई छिपकली है? राशिदा की अम्मी ने ज़रा उसे डांटते हुए कहा, अच्छा मेरा गला तो छोड़, तू मुझसे इस तरह चिमट गई है जैसे अंदर सचमुच जिन देख लिया हो। राशिदा छिपकली से बहुत डरती थी। बावर्ची खाने में काम करते हुए अगर उसे कहीं छिपकली नज़र आ जाती तो वो कुछ इस तरह चीख मार कर वहाँ से निकलती कि घर वाले दहल कर रह जाते। उसकी अम्मी को राशिदा की इन चीखों पर बड़ा गुस्सा आता था। वो झिंझला कर कहती, राशिदा आखिर तू कब बड़ी होगी? ढेंग की ढेंग हो गई, लेकिन तूने छिपकलियों से डरना नहीं छोड़ा। आखिर तू इस बेजर जानवर से इतना क्यों डरती है? अरे झाड़ू उठा और उसे मार दे। अगर मारने की तुझ में हिम्मत नहीं है तो किसी बहन भाई को तो आकर बता दे, वो मार देंगे। तुझे आखिर इस कदर चीखने चिल्लाने और उछलने कूदने की क्या ज़रूरत है? अम्मी उसे नसीहत करती रहती, उसे डांट पिलाती रहती, लेकिन नतीजा वही ढाग के 3 पात। उसे जहाँ कहीं भी छिपकली नज़र आती वो एक ज़ोरदार चीख मारती और 10 गज दूर जाकर खड़ी हो जाती। इस वक्त भी जब राशिदा चीखती हुई टॉयलेट से निकली तो उसकी अम्मी ने यही समझा था कि उसने अंदर कोई छिपकली देख ली है। राशिदा की अम्मी ने राशिदा को एक झटके से खुद से अलग किया और टॉयलेट की तरफ बढ़ी।
अम्मी अंदर न जाएं, वहाँ एक खौफनाक काला बिल्ला है। राशिदा ने अम्मी का हाथ पकड़ लिया। अरे क्या बकवास कर रही है, जब मैंने दरवाज़ा खोला था तो वहाँ कुछ न था, वो आगे बढ़ते हुए बोली। वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। आपने पूरा दरवाज़ा कब खोला था? अब तो बिल्लियों से भी डरने लगी है। राशिदा की अम्मी को गुस्सा आ गया। तूने टॉयलेट जाना है तो जा, वरना मैं वापस जा रही हूँ। अम्मी वो बहुत खौफनाक है, वो मुझे देखकर इस तरह गुर्राया कि मैं क्या बताऊँ आपको। राशिदा का वो मंजर याद करके दिल धक धक करने लगा। अरे तू मेरा हाथ छोड़, मैं देखती हूँ। ये कहकर अम्मी ने राशिदा से अपना हाथ छुड़ाया और टॉयलेट के दरवाजे को एक मर्तबा फिर खोला। अभी उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला ही था कि अंदर से किसी बिल्ले की गुर्राने की आवाज़ आई। इस आवाज़ में कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि राशिदा की अम्मी, जो ख़ानदान भर में बड़ी निडर मशहूर थीं, इस आवाज़ को सुनकर एक लम्हे को लरस कर रह गईं। वो काफ़ी हिम्मत वाली और निडर खातून थी। उन्होंने फ़ौरन ही खुद को संभाल लिया और दरवाजे को ज़ोर से धक्का देकर खोल दिया। दरवाज़ा धाड़ से दीवार से जा लगा। काला बिल्ला गुर्राता हुआ बाहर आया और उसने दरवाजे पर रुककर राशिदा की अम्मी को देखा। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा थीं और पूरा जिस्म कोयले की तरह स्याह था। वो जिस्म बिल्ला था, उसकी जिसामत किसी छोटे कुत्ते से कम न थी। राशिदा की अम्मी ने फ़ौरन उस पर से नज़रें हटा लीं और उसके सामने से हट गईं ताकि वो टॉयलेट से बाहर निकल आए। राशिदा का इस बिल्ले को देखकर दम निकला जा रहा था। वो अम्मी के पीछे दुबकी हुई थी और थर थर काँप रही थी। काला बिल्ला उन्हें देखकर एक बार फिर गुर्राया और तेज़ी से बाहर निकल आया। बाहर निकलते हुए राशिदा की टांगों से टकराया। राशिदा चीख मारकर अम्मी की गर्दन में झूल गई। राशिदा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी टांगों से कोई लोहे की चीज़ टकराती हुई निकल गई हो। अम्मी ने इस काले बिल्ले को बोगी के अंदर जाते देखा। फिर उन्होंने मुड़कर राशिदा से कहा, जाओ अब टॉयलेट हो आओ। अम्मी, मुझे बड़ा डर लग रहा है, आप यहीं खड़ी रहें। हाँ, मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम जल्दी से फारिग होकर आओ। राशिदा लरसती हुई अंदर गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया मगर चिटकिनी नहीं लगाई। उसे खुला छोड़ दिया ताकि यहाँ से बाहर निकलने में कोई दिक्कत पेश ना आए। 3-4 मिनट के बाद वो बाहर निकली। अम्मी को दरवाजे पर देखकर उसे इत्मीनान हुआ। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी चलें। राशिदा और उसकी अम्मी एक साथ ही कंबल में बैठी हुई थी। कंबल सुकड़ा हुआ सीट पर पड़ा था। राशिदा ने बैठने के लिए जैसे ही कंबल उठाया तो उसकी फलक सगाफ चीखें बोगी में बुलंद होने लगी। वो कुछ इस तरह हड़बड़ा कर पीछे हटी कि अगर अम्मी बर्थ की जंजीर न थाम लेती तो ज़मीन पर जा गिरती। वो काला बिल्ला कंबल के अंदर बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। कंबल के उठाते ही उसने ज़मीन पर छलांग लगाई और बर्थ के नीचे चला गया। राशिदा की चीखें सुनकर बराबर के पार्टीशन से अकबर ने ऊपर की बर्थ से छलांग लगाई और खातीन वाले हिस्से में आ गया। क्या हुआ? उसने अम्मी से पूछा। जाने कहाँ से कमबख्त एक बिल्ला आ गया है। अभी टॉयलेट में था, वहाँ से भगाया तो हमारे कंबल में घुसकर बैठ गया, अम्मी ने बताया। अब कंबल से निकलकर बर्थ के नीचे जा घुसा है। जिन की खबर ने पहले ही खातीन में दहशत फैलाई हुई थी। सारी खातीन अपने अपने कंबलों में बैठी या लेटी थीं। राशिदा की दिलदोज चीखों और काले बिल्ले की आमद ने उन्हें और खौफजदा कर दिया। सारी खातीन ने अपने आप को लिहाफों और कंबलों में अच्छी तरह छुपा लिया था। बिल्ले की खबर पाकर ख़ानदान और कई लड़के भी
उठकर इधर आ गए थे। अकबर ने बर्थ के नीचे झांक कर देखा। बर्थ के नीचे हल्का अंधेरा था। उस हल्के अंधेरे में उसे एक कोने में बिल्ले की लाल लाल आंखें दहकती हुई नजर आईं। फिर उसने गुर्राने की आवाज़ सुनी। अकबर ने करीब ही पड़ा हुआ ऊंची एड़ी का सैंडल उठाया और झुककर उस काले बिल्ले को दे मारा। वो सैंडल उसके सर पर लगा। काला बिल्ला बर्थ के नीचे से गुर्राता हुआ भागा और अब सामने वाली सीट के नीचे घुस गया। किधर गया? अकबर ने अब दूसरा जूता हाथ में ले लिया था। उधर सीट के नीचे, एक लड़के ने बताया। अकबर ने इस मर्तबा झांक कर देखने की बजाय अंदाजे से जूता फेंक कर मारा। उसकी काली दुम सीट से बाहर निकली हुई थी। इस मर्तबा जूता काले बिल्ले के पेट पर पड़ा। वो वहाँ से फिर गुर्राता हुआ निकला और इस मर्तबा लड़कों वाले हिस्से में एक बर्थ के नीचे चला गया। बोगी में बिल्ले की आमद से अच्छी खासी खलबली मच गई थी। वो बिल्ला जूता खाकर एक सीट से निकलकर दूसरी सीट के नीचे चला जाता। बोगी में मुसलसल किधर गया की आवाज़ें गूंज रही थी। शोर सुनकर फुरकान मामू उठकर अपने पार्टीशन से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर घमसान पड़ा हुआ है। हर लड़के के हाथ में एक जूता और नज़रें ज़मीन पर थीं। क्या हुआ भाई? मामू फुरकान ने पूछा। एक बिल्ले ने परेशान कर रखा है मामू, अकबर ने कहा। इधर से मारते हैं तो उधर घुस जाता है, वहाँ से भगाते हैं तो इधर आ जाता है। मारो नहीं उसे, फुरकान मामू ने हिदायत की। ऐसे ही घेर कर बाहर निकाल दो। फिर उन्हें ख्याल आया कि डब्बे के तमाम दरवाजे बंद हैं, गाड़ी चल रही है, ऐसे में उसे बाहर निकालना मुमकिन न था। फिर वो कुछ सोच कर बोले, ऐसा करो, टॉयलेट का दरवाज़ा खोल दो और उसे उसमें बंद करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो। मामू फुरकान की ये तजवीज़ अच्छी थी। सारे लड़के उस काले बिल्ले को मारने पर तुले हुए थे। किसी ने उससे छुटकारा हासिल करने के बारे में गौर न किया था। उससे छुटकारा मामू फुरकान की तजवीज़ पर अमल करके ही हासिल किया जा सकता था। तब अकबर ने अपने ख़ानदान के लड़कों और दोस्तों को इस तरह खड़ा किया कि बिल्ला सीट के नीचे से निकले तो उसका रुख टॉयलेट की तरफ हो जाए। कुछ देर की मेहनत के बाद अकबर अपने साथियों की मदद से इस काले बिल्ले को टॉयलेट में घुसाने में कामयाब हो गया। बिल्ले के टॉयलेट में जाते ही अकबर ने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। उस बोगी में सारे अपने ही लोग थे, इसलिए ये खतरा न था कि कोई टॉयलेट का दरवाज़ा खोल देगा। बोगी के तमाम लोगों को बता दिया गया कि इस टॉयलेट में बिल्ला बंद है, लिहाजा दूसरी टॉयलेट का इस्तेमाल करें। लड़कों का ख्याल था कि अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही इस बिल्ले को दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाल देंगे। लेकिन हुआ ये कि कई स्टेशन आए और चले गए, लेकिन इस बिल्ले को टॉयलेट से बाहर निकालने के लिए कोई न उठा। असल में बात ये थी कि रात अपनी बिखरी जुल्फ़ों को समेट रही थी। सुबह होने को थी। रात भर बारातियों ने उद्यम मचाया था। अब सब नींद के लपेट में थे और लिहाफ़ों और कंबलों में दुबके नींद के मज़े ले रहे थे। सुबह के वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी। राशिदा की अम्मी की आंख खुली तो उन्होंने राशिदा को उठाया। फिर एक एक करके सारे बाराती जाग गए। अकबर को फ़ौरन बिल्ले का ख्याल आया। वो अपनी बर्थ से नीचे कूदा और टॉयलेट की तरफ चला। उसके साथ ख़ानदान के एक दो लड़के भी थे। टॉयलेट का दरवाज़ा खोलने से पहले अकबर ने बोगी का दरवाज़ा खोला ताकि बिल्ला टॉयलेट से बाहर आए तो सीधा दरवाजे से प्लेटफॉर्म पर चला जाए। अकबर ने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला। उसका ख्याल था कि दरवाज़ा खुलते ही वो काला बिल्ला फ़ौरन बाहर आएगा, लेकिन ऐसा न हुआ। तब अकबर ने टॉयलेट में झांक कर देखा। अंदर कोई न था। टॉयलेट खाली पड़ा था। यार किधर गया? अकबर ने अपने चचाजाद भाई से मुखातिब होकर कहा। अभी उसका चचाजाद भाई जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि अंदर से गुर्राने की आवाज़ आई। काला बिल्ला टंकी के ऊपर बैठा हुआ था। उसने वहाँ से छलांग लगाई
اور سیدھا اکبر کے کندھے پر سوار ہو گیا۔ اس کالے بلے میں اتنا وزن تھا کہ اکبر کھڑا نہ رہ سکا، وہ فوراً فرش پر بیٹھ گیا۔ تب بلے نے کھلے دروازے سے باہر چھلانگ لگائی اور پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ اکبر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کندھے سہلانے لگا۔ یار یہ کیا چیز تھی؟ اس نے اپنے چچا جات بھائی کو مخاطب کیا۔ بھائی وہ چیز نہیں، بلّا تھا، بلّا۔ یار اتنا وزنی بلّا؟ جب وہ میرے کندھے پر آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے 2 من کی بوری میرے کندھے پر لاد دی گئی ہو۔ اتنا وزن تھا اس میں؟ چچا جات بھائی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بلّا تھا یا کوئی گدھا تھا؟ اللہ جانے کیا چیز تھی، اتنا وزنی بلّا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ وہ گیا کدھر؟ اس کے چچا جات بھائی نے دروازے سے باہر جھانکا، لیکن دور تک اس بلے نام کی کوئی چیز نہ دکھائی دی۔ چل یار فرقان ماموں کو بتاتے ہیں، اکبر نے کہا، اور پھر وہ بوگی کا دروازہ بند کر کے فرقان ماموں کے پارٹیشن کی طرف چلے۔ فرقان ماموں جو کھڑکی سے باہر گزرتے پلیٹ فارم کو دیکھ رہے تھے، اکبر کی آواز سن کر انہوں نے اپنا رخ ادھر پھیرا اور بولے، ہاں بھائی اکبر، بلے کو آزاد کر دیا؟ ماموں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بلّا جانے کیا چیز تھا؟ اکبر کے لہجے میں خوف تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ماموں فرقان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ماموں اس بلے کی جسامت تو کسی کتے سے کم نہ تھی، لیکن اس کا وزن بھی کسی گدھے کی برابر تھا۔ ماموں میرے کندھے اب تک دکھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اکبر نے ساری تفصیل بتا دی۔ اچھا؟ ماموں فرقان نے یہ سن کر ایک گہرا سانس لیا اور بولے، ذرا ادھر آؤ۔ اکبر ان کے قریب چلا آیا۔ فرقان ماموں نے اس کے کندھے کو سونگھ کر دیکھا، پھر اس کی قمیض ہٹا کر کندھا دیکھا۔ اس کے کندھے پر گردن کے نیچے ایک ہلکا سا خراش کا نشان تھا، جیسے وہاں اس بلے کا ناخن لگا ہو۔ کھال چھل گئی تھی اور خون کی ایک باریک لکیر بن گئی تھی۔ اکبر، تمہیں ایسے ہی وہم ہو رہا ہے۔ ایک بلے میں بھلا اتنا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں وہ تمہارے اوپر کودا اس انداز میں ہوگا کہ تم توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ فرقان ماموں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن خود ان کے چہرے پر فکر کی لکیر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اکبر جس کی شادی ہونے جا رہی تھی کسی ڈر خوف میں مبتلا ہو جائے۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ وہ کالا بلّا کیا شے تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ بغیر کوئی نقصان پہنچائے اس بوگی سے چلا گیا تھا، جبکہ ان لڑکوں نے اس کی جوتوں سے خوب پٹائی بھی کی تھی، اسے ایک جگہ چین سے نہ بیٹھنے دیا تھا۔ فرقان ماموں بڑے جہاں دیدہ آدمی تھے۔ 60-62 سال کے ہوں گے، لیکن دیکھنے میں 50 سے زیادہ کے نہ لگتے تھے۔ کثرتی بدن کے مالک تھے، خوب چاق و چوبند تھے۔ وہ مشکل سے ہی بیمار ہوتے تھے۔ بیمار ہوتے تو کبھی ڈاکٹر حکیم کے پاس نہ جاتے، ٹوٹے ٹوٹکوں سے اپنا علاج خود ہی کر لیتے تھے۔ فرقان ماموں جگت ماموں تھے۔ کیا چھوٹا کیا بڑا سب انہیں ماموں کہتے تھے۔ چھوٹے بچے خیر انہیں کہتے ہی ماموں تھے، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ ان بچوں کے دادا بھی انہیں ماموں کہہ کر پکارتے تھے۔ فرقان ماموں مست ملنگ آدمی تھے، اپنے سے بڑوں کے ماموں کہنے پر ناراض ہوتے۔ وہ روزے نماز کے پابند تھے، کچھ عملیات سے بھی واقف تھے، جھاڑ پھونک بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ عملیات، یہ جھاڑ پھونک صرف خاندان تک محدود تھی۔ کراچی کی ایک پررونق مارکیٹ میں ان کے کپڑے کی دکان تھی، علی گڑھ میں ان کا تالوں کا کارخانہ تھا۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے یہاں بھی تالے بنانے کی کوشش کی، لیکن کاریگروں کی عدم دستیابی کے بنا پر انہوں نے اپنا کارخانہ بند کر دیا اور کپڑے کی دکان کھول لی۔ کپڑے کی وہ دکان جو شروع میں ایک چھوٹی سی دکان پر مشتمل تھی، اب 4 دکانوں تک وسعت اختیار کر گئی تھی۔
نیک نیت آدمی تھے، اس لیے پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہر شخص کے دکھ سکھ میں کام آنا ان کی زندگی کا مین مقصد تھا۔ خاندان کی کوئی تقریب ان کے بغیر پھیکی رہتی تھی۔ وہ باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے۔ بچوں میں بچے بن جاتے، بڑوں میں بڑے ہو جاتے۔ قصے کہانیاں انہیں بہت یاد تھے، جنہوں سے انہیں بچپن سے دلچسپی تھی۔ علی گڑھ میں جس گھر میں ان کا بچپن اور جوانی گزرا تھا، اس گھر میں بھی کچھ اثر تھا۔ گرمیوں کے دن میں جب وہ کھلی چھت پر سونے کے لیے لیٹتے تو کبھی کبھی انہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ سا ان کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ چاندنی راتوں میں خاص طور پر ایسا ہوتا۔ ایک بار رات کو 2 بجے کے قریب انہوں نے پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھت سے اڑ کر گیا ہو۔ ان کا گھر 3 منزلوں پر مشتمل تھا۔ گھر والوں کی رہائش زیادہ تر دوسری منزل پر تھی۔ نیچے والا گھر تقریباً خالی پڑا رہتا تھا۔ کوئی مہمان وغیرہ آ جاتا تو آباد ہوتا، یا کوئی ملنے جلنے والا آ جاتا تو کچھ دیر کے لیے بیٹھک کھل ہو جاتی۔ ہاں، گرمیوں کے دنوں میں گھر والے دوپہر کو نیچے والے گھر میں آ جاتے، کیونکہ نیچے کا گھر علی گڑھ کی جھلسا دینے والی گرمی اور آگ لگا دینے والی لو میں گوشہ عافیت سمجھا جاتا۔ اس سفید داڑھی والے آدمی کو فرقان ماموں نے کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ دوپہر کو سوتے سوتے اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی تو وہ شخص ان کی پائیتی پر بیٹھا نظر آتا۔ وہ کوئی لمبا چوڑا آدمی تھا۔ اندھیرے کمرے میں وہ صاف نظر آتا۔ اس کا سیدھا ہاتھ کندھے تک اٹھا ہوتا اور انگلیاں اس طرح مڑی ہوتی جیسے کوئی پنجہ لڑانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں نظر آتا تھا، خاموش بیٹھا اور ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے۔ اسے دیکھ کر ماموں فرقان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ ان میں بھاگنے یا چیخنے کی ہمت بھی نہ رہتی۔ جسم پسینے میں سرابور ہو جاتا۔ جب وہ پوری طرح جاگ جاتے، وہ آدمی ہمیشہ نیم غنودگی کی حالت میں نظر آتا تھا تو وہ اٹھ کر فوراً کھڑکی کھولتے۔ روشنی ہوتے ہی وہاں کچھ نہ رہتا۔ اس پراسرار آدمی نے انہیں کبھی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ اس پراسرار آدمی کے علاوہ اس نیچے والے گھر میں انہیں چھوٹے چھوٹے آدمی بھی نظر آتے تھے۔ وہ رات کو اپنے والد کے کسی مہمان یا اپنے دوست کو بیٹھک میں بٹھانے کے لیے نیچے والے گھر میں جاتے تو کبھی کبھی انہیں اندھیرے میں وہ بونے بھی دکھائی دیتے جو انہیں دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتے۔ ان بونے آدمیوں کو انہوں نے کئی مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان بونوں نے بھی کبھی انہیں نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اب فرقان ماموں نے وتیرہ بنا لیا تھا کہ انہیں اگر نیچے جا کر بیٹھک کھولنا ہوتی تو نیچے والے گھر کا تالا کھول کر وہ چند لمحے توقف کرتے، پھر دروازہ کھول کر اندر جاتے تاکہ تالا کھولنے کی آواز سن کر وہ ادھر ادھر ہو جائیں۔ یہ گھر بہت پرانا تھا۔ یہ گھر فرقان ماموں کے دادا نے بنایا تھا۔ کہتے تھے کہ اس زمانے میں دور تک کوئی آبادی نہ تھی، بس چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ قریب ہی ایک قبرستان بھی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ رسل گنج کے اس علاقے پر آبادی ابھرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آبادی ساری کھیتوں کو نگل گئی، بس قبرستان باقی رہ گیا۔ فرقان ماموں کو اپنے والد کی بجائے اپنے دادا سے لگاؤ زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد سرکاری ملازم تھے اور زیادہ تر دور رہتے تھے، جبکہ دادا ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ہمہ وقت گھر پر ہوتے تھے۔ دادا کو بھی فرقان ماموں سے بہت محبت تھی۔ وہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھتے تھے۔ گھر سے باہر جاتے تو فرقان ماموں ان کے ساتھ انگلی پکڑے چلے جا رہے ہیں۔ دادا انہیں اپنے سینے پر بیٹھائے ہوئے ہیں۔ ماموں فرقان نے قرآن شریف اپنے دادا سے ہی پڑھا تھا۔
ان کے دادا ریلوے میں گارڈ تھے۔ انہیں پیروں فقیروں سے بڑی دلچسپی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہے گھر میں عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے رہے۔ کبھی گھر کے آنگن میں قوالیاں ہو رہی ہیں، کبھی وظیفے وظائف پڑھے جا رہے ہیں۔ فرقان ماموں کا بچپن اسی فضا میں گزرا۔ انہیں بھی وظیفے وظائف اور عملیات سے دلچسپی ہو گئی۔ فرقان ماموں کے دادا جنات کے بہت سے قصے سناتے تھے۔ انہی میں ایک قصہ دادی کا بھی تھا۔ یہ قصہ ان کی شادی سے پہلے کا تھا۔ شادی کے بعد بھی دادی پر کچھ عرصہ اثر رہا، جسے دادا نے ایک مشہور عامل سے دور کروایا۔ ہوا یہ کہ گرمیوں کا زمانہ تھا۔ دادی چھت پر نہا رہی تھی کہ یکایک ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ پھر جب آنکھوں کا اندھیرا دور ہوا تو انہوں نے اپنے سر پر لاکھوں کبوتر اڑتے دیکھے۔ یہ اتنی تعداد میں تھے کہ دوپہر ہونے کے باوجود سورج ان اڑتے کبوتروں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس منظر کی دہشت سے دادی اپنے ہوش گنوا بیٹھیں۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے خود کو چارپائی پر پایا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ وہ تو چھت پر نہا رہی تھیں۔ انہوں نے گھبرا کر اپنے جسم کو دیکھا، وہاں کپڑے موجود تھے اور سامنے ان کی والدہ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دادی کو بتایا کہ جب تم بہت دیر تک اوپر سے نہا کر نہیں اتری تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے نیچے سے ہی تمہیں آواز دی لیکن تم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہارا جواب نہ پا کر میں پریشان ہو گئی۔ جلدی سے بھاگی ہوئی اوپر آئی تو دیکھا تم بے ہوش پڑی ہو۔ میں نے نیچے سے رفیقہ اور سلطانہ کو آواز دی۔ ان کی مدد سے تمہاری حالت درست کی۔ پھر تمہیں کچھ ہوش آیا تو ہم تم کو لے کر نیچے اتر آئے۔ نیچے آ کر تم پھر بے ہوش ہو گئی۔ اب تمہیں دوبارہ ہوش آیا ہے۔ آخر تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے تمہیں 1000 مرتبہ منع کیا ہے کہ اوپر چھت پر جا کر نہ نہایا کرو، اور وہ بھی بھری دوپہر میں، لیکن تم ہو کہ باز ہی نہیں آتی۔ دادی نے اپنی والدہ کو ساری تفصیل بتا دی کہ نہاتے نہاتے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ ان دنوں دادی ٹھیک رہیں۔ گھر والوں نے بھی اس واقعے کو بھلا دیا، لیکن پھر ایک دن اچانک ان کی حالت بگڑ گئی۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے جھومنا شروع کر دیا۔ دادی کے بال بہت لمبے اور ریشم کی طرح نرم تھے۔ ان کی چوٹی گھٹنوں سے نیچے لہراتی رہتی۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے جب جھومنا شروع کیا تو ان کی چوٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ سر کو ہلانے کے ساتھ ساتھ ایک دائرے میں گھوم رہی تھی۔ پھر وہ چوٹی خود بخود کھلنا شروع ہوئی۔ چند منٹوں میں ان کے بال بالکل کھل گئے اور ان کا چہرہ بالوں سے ڈھک گیا، لیکن جھومنا ابھی تک جاری تھا۔ بچے خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر بھاگ گئے تھے۔ دادی کی چھوٹی بہن رفیقہ بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکی تھی۔ البتہ رفیقہ سے بڑی بہن سلطانہ کمرے میں ٹھہری رہیں۔ دادی کی والدہ بھی موجود تھی۔ اس وقت گھر پر کوئی مرد نہ تھا، اور اگر ہوتا بھی تو وہ کیا کرتا۔ جب دادی کو جھومتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو ان کی والدہ آگے بڑھیں اور انہوں نے دادی کے قریب بیٹھ کر انہیں اپنے بازوؤں میں لینا چاہا تو دادی نے انہیں ایک جھٹکا دے کر الگ کر دیا اور بولیں، کیا کرتی ہے؟ الگ ہٹ، دیکھتی نہیں ہے ہم آئے ہوئے ہیں۔ یہ دادی کی آواز نہ تھی، یہ کوئی مردانہ آواز تھی۔ دادی کی آواز کے ساتھ شکل بھی بدل گئی تھی۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، منہ بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ دادی کے منہ سے جو مردانہ آواز سنی تو ان کی بہن سلطانہ اٹھ کر بھاگیں۔ اب کمرے میں دادی کی والدہ رہ گئیں۔ تو بیٹھی یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو بھی جا، اور اس وقت تک اندر نہ آنا جب تک ہم یہاں ہیں، دادی نے غصے سے کہا۔ دادی کی والدہ نے دادی کا نام لے کر پکارا، کلثوم۔ اپنا نام سن کر دادی نے گردن گھما کر اپنی والدہ کو دیکھا۔ ان کی شکل دیکھ کر والدہ کو پسینہ آ گیا۔ وہ دادی کی شکل نہ تھی، وہ جانے کس خبیث کی شکل تھی۔
दादी की वालदा को खौफजदा देखकर दादी ने एक खौफनाक कहकहा लगाया, जा बुढ़िया जा, हमें अकेला छोड़ दे। दादी की वालदा को अगरचा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन वो फिर भी टस से मस न हुई। तब दादी ने अपनी वालदा की चोटी पकड़ी और खड़ी हो गई। फिर उन्होंने अपनी वालदा को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो दरवाजे में जा गिरी। उस ज़माने में दादी जान धान पान सी लड़की थी, जबकि उनकी वालदा भारी भरकम खातून थी। लेकिन दादी ने अपनी वालदा को जिस आसानी से दरवाजे की तरफ धकेला था, उससे उनकी बेपनाह ताकत का अंदाज़ा होता था। उनकी वालदा कमरे से दूसरी बहनों को बुलाने के लिए निकली तो दादी ने जल्दी से आगे बढ़कर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दादी की वालदा और उनकी बहनों ने बेहतर बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा न खोला। कमरे में मुकम्मल खामोशी तारी थी, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। फिर दादी ने 2-3 घंटे बाद दरवाज़ा खोला और कसमसाती हुई बाहर आईं। वालदा ने जब उनसे पूछा, कुलसुम तुम्हें क्या हो गया था, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, अम्मा मुझे क्या होता है, मैं तो कमरे में सो रही थी। अरे तुझे कुछ याद नहीं? दादी की वालदा परेशान हो गई। क्या हुआ, आखिर कुछ तो बताएं। अपनी वालदा की बात सुनकर दादी भी परेशान हो गई। तूने मुझे धक्का दिया था, इतनी जान तुझ में कहाँ से आ गई थी? उनकी वालदा ने पूछा। अम्मा मैंने आपको धक्का दिया था? दादी उलझन में पड़ गई। मैं तुम्हें धक्का दूंगी? तेरी सूरत भी बदल गई थी, तेरी आवाज़ भी मर्दाना हो गई थी। दादी की अम्मा बोली, नहीं अम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? दादी को यकीन नहीं आ रहा था। तेरी बंधी हुई चोटी खुद ब खुद खुल गई थी। दादी की वालदा ने इंसाफ किया। ये सुनकर दादी ने अपनी चोटी पीछे से आगे की और वालदा को दिखाकर बोली, अम्मा ये तो बंधी है, तूने बाद में बांध ली होगी। अम्मा ये चोटी मैंने सुबह बांधी थी, उसके बाद मैंने हाथ भी नहीं लगाया, दादी ने बताया। गरज दादी को कुछ भी याद न था, उन पर क्या गुजरी थी उन्हें कुछ पता न था। बस फिर इसी तरह चलता रहा। दादी कुछ दिन ठीक रहती, फिर बैठे बैठे झूमने लगती और फिर गैर इरादे तौर पर उनसे जो हरकत सरजद होती वो होश आने के बाद उन्हें याद न रहती। एक दिन दादी चूल्हे के पास बैठी थी कि बैठे बैठे झूमने लगीं। दादी की वालदा रोटी पकाने में मसरूफ़ थी। उन्होंने दादी को जो झूमते देखा तो फ़ौरन रोटियां छोड़कर उन्हें चूल्हे के पास से उठाने लगीं। उन्हें खतरा था कि कहीं उनके बाल चूल्हे की आग की लपेट में न आ जाएं। दादी की वालदा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दादी गुर्रा कर बोली, अपने गंदे हाथ दूर रख, मालूम नहीं कि हम आए हैं? आप अंदर चलें जी, वालदा ने बड़े एहतराम के साथ कहा। कमरे में बैठें, यहाँ जल न जाएं। हमारे होते हुए उसे कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। ऐ बुढ़िया ये बता, क्या तू बैन सुनेगी? दादी ने मुस्कुराते हुए वालदा की तरफ देखा। हाँ सुनूंगी, क्यों नहीं सुनूंगी, लेकिन यहाँ तो कोई बीन नहीं है। दादी की अम्मा बोली। बीन नहीं है? दादी ने वालदा का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। ये जो है ये तो फुकनी है। हाँ सुनूंगी, क्यों नहीं सुनूंगी, लेकिन यहाँ तो कोई बीन नहीं है। दादी की अम्मा बोली। बीन नहीं है? दादी ने वालदा का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। ये जो है, पर ये तो फुकनी है। अरे तू क्या जाने ये क्या है, ला इधर दे मुझे। ये कहकर दादी ने अपनी वालदा से फुकनी छीन ली।
پھر دادی نے اس پھوکنی کو دونوں ہاتھوں میں لے کر منہ میں دبا لی اور جب پھونک ماری تو وہ سپیرے کی بین کی طرح بج اٹھی۔ دادی بہت دیر تک اس پھوکنی کو بین بنائے بجاتی رہیں۔ پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ بین کی آواز سن کر پاس پڑوس کے لوگ بھی آ گئے، لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن بین بجائے جا رہی تھیں۔ پھر 1 گھنٹے تک مسلسل بین بجانے کے بعد وہ تھک کر زمین میں لیٹ گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ جب 2 گھنٹے کے بعد وہ ہوش میں آئیں تو انہیں کچھ یاد نہ تھا۔ دادی کی والدہ نے کہا بھی، ارے کلثوم، تم نے بڑی اچھی بین بجائی تھی، ذرا اب تو بجا کر دکھا۔ تو یہ سن کر دادی ہنسنے لگیں۔ اماں، اب تم بھی مذاق کرنے لگی ہو؟ دادی کو کیا پتا تھا کہ اماں کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ مذاق کر رہی تھی یا مسکرا کر اپنے آنسو پی رہی تھی۔ دادی کی ماں کو دادی کی شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ دادا کا ان سے نکاح ہو چکا تھا، صرف رخصتی باقی تھی اور رخصتی سے پہلے ہی ان پر سایہ ہو گیا تھا۔ یہ والدین کے لیے ایسا غم تھا جس کا کوئی مداوع نہ تھا۔ دادی کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتی، 15 دن تک ان پر کوئی دورہ نہ پڑتا، ایسا محسوس ہوتا جیسے کبھی ان پر کوئی اثر ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن پھر اچانک ایک ایسا وقت آتا کہ دادی اپنے آپے میں نہ رہتیں اور وہ کر گزرتیں جس کی ایک ہوش مند انسان سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ دادی کے والد مسلسل ان کا علاج کروا رہے تھے۔ جہاں بھی کسی پیر فقیر کا پتہ چلتا وہ اس کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ اس روحانی علاج سے انہیں کافی افاقہ ہوا۔ پھر دادا انہیں رخصت کر کے لے آئے۔ شادی کے بعد ان پر کوئی بڑا دورہ نہ پڑا اور وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتی گئیں۔ دادی کے والدین نے دادی کے بارے میں کچھ نہ چھپایا تھا، ایک بات بتا دی تھی، ساری روادات سنا دی تھی۔ اس لیے دادا نے ان کا اور خیال رکھا اور وہ اپنی طرف سے بھی ان کا علاج کراتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دادی 6 ماہ کے اندر بالکل صحت یاب ہو گئیں۔ پھر جب تک زندہ رہیں ان پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا۔ دادا ہنس کر کہتے، بھئی اب تمہاری دادی پر اثر کیسے باقی رہتا، وہ ایک بڑے جن کے زیر سایہ جو آ گئی ہیں۔ دادا جب بھی دادی کے اثر کی بات کسی کو سناتے تو دادی فوراً اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ دادی نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو اپنی کہانی نہ سنائی تھی۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا بھی تو وہ ہنس کر ٹال دیتی تھی، لیکن اصل میں وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ دادا کی زندگی میں ہی دادی کا انتقال ہوا۔ دادا تنہا ہو گئے۔ ان کے ایک ہی اولاد تھی، یعنی فرقان ماموں کے والد، جو ایک سرکاری افسر تھے اور اکثر دوروں پر رہتے تھے۔ جب دادا کا انتقال ہوا تو فرقان ماموں کی عمر اس وقت 14-15 سال ہوگی۔ دادا کی موت فرقان ماموں کے لیے ذہنی کرب کا باعث بنی۔ انہیں محسوس ہوا جیسے ان کا دادا نہ مرا ہو، باپ مر گیا ہو۔ ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسٹیشن پر اسٹیشن گزر رہے تھے۔ اب لاہور آ رہا تھا۔ فرقان ماموں کی آنکھوں میں یادوں کے دیے بجھنے لگے تھے۔ کالے بلے کی آمد نے انہیں یہ واقعہ یاد دلا دیا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آئندہ کچھ ہونے والا ہو۔ جب گاڑی لاہور کے اسٹیشن پر رکی تو وہاں بارات کے استقبال کے لیے لوگ موجود تھے۔ اسٹیشن کے باہر ایک لمبی بس کھڑی تھی۔ سب لوگ آرام سے بس میں سوار ہو گئے اور بس سمن آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ کالا بلہ اچانک ہی کہیں سے نکلا تھا اور بس کے چلتے ہی اس نے چھلانگ لگائی تھی اور سیڑھی کے ذریعے وہ بس کی چھت پر پہنچ گیا، اور کسی کو احساس تک نہ تھا کہ وہ کالا بلہ بس کی چھت پر آرام سے لیٹا ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ سمن آباد پہنچ کر جب بس ایک گھر کے سامنے رکی تو باراتیوں کے اترنے سے پہلے اس کالے بلے نے بس کی چھت سے دیوار پر چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔
बारात के लिए एक पूरा मकान खाली करा लिया गया था। इस मकान के बराबर ही दुल्हन का घर था। बारात में आने वाली ख़ातीन के लिए दुल्हन वाले घर में एक बड़ा कमरा मखसूस कर दिया गया था। वैसे भी ये घर अकबर की अम्मी के लिए नया न था। अकबर की जिस लड़की से शादी हो रही थी वो उनकी बहन की लड़की थी। इन लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता था। अकबर ने नीलम को और नीलम ने अकबर को देख रखा था। अकबर नीलम को नीलम परी कहता था और नीलम थी भी ऐसी ही। वो किसी परी की तरह हसीन थी। उसके सहर अंगेज हुस्न से मुताशिर होकर ख़ानदान के कई लड़के उसको हासिल करना चाहते थे, लेकिन नीलम अकबर के खाते में लिखी गई थी, इसलिए अकबर उसे लेने आ पहुंचा था। असर के वक्त निकाह से पहले जब अकबर की अम्मी से बरी देने को कहा गया तो उन्होंने राशिदा को आवाज़ दी, राशिदा ज़रा बरी वाला सूटकेस उठाओ। जी अच्छा अम्मी। राशिदा ने दीवार से लगा हुआ सूटकेस अपनी अम्मी के सामने ला रखा। अम्मी ने अपने पर्स से चाबियां निकाली और सूटकेस खोलने लगीं। अभी उन्होंने सूटकेस का ढक्कन उठाया ही था कि एकदम उन्हें चक्कर सा आ गया। उन्होंने फ़ौरन अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। आखिर क्या था इस सूटकेस के अंदर, जानने के लिए सुनते हैं पुरअसरार कहानी खाली घर का सेकंड एपिसोड।